नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के सेकंड पेपर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पेपर नंबर 1 जिसमें आपको नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद वाला पोर्शन था उसको हमने समझ लिया। सेकंड पेपर बेसिकली 3 पेपर आपको पढ़ने पड़ते हैं। पहला पेपर जो होता है सेकंड पेपर का, उसमें तीनों पेपर में से एक पेपर आपको पढ़ना होता है। अलग अलग विद्यार्थी अपने अपने हिसाब से उसको चूज करते हैं। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा चूज करने वाला पेपर है वो आपका होता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, जिसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद में होता है ये वाला आपका, जिसमें आपको मध्यकालीन भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास पढ़ना होता है। और तीसरा जो आपका पोर्शन होता है या तीसरा पेपर 2 का जो तीसरा भाग होता है उसमें आपको एथिक्स इन हिस्ट्री पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये 3 पेपर बेसिकली पढ़ने होते हैं। इन तीनों में से कोई एक आपको पेपर नंबर 2 में पढ़ना होता है। ये जो है बेसिकली वैकल्पिक पेपर के रूप में होता है कि भाई जो बच्चे चाहें इन तीनों में से कोई एक छांट करके पढ़ लें, या बच्चे को जो इच्छा हो वो पढ़ सकता है इसमें से, ठीक है। पेपर वैकल्पिक नहीं होगा। पेपर आपका जैसा सभी पेपर होते हैं, सभी जो है सब्जेक्ट के सेम वैसे पेपर इसके भी होंगे। वैकल्पिक कहने का मतलब ये है कि 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं। उन तीनों में से चाहे आप जो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ें यानी कि आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ें, चाहे आप बेटा ये वाला पेपर पढ़ें यानी कि जो है मध्यकालीन भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास पढ़ें, और चाहे एथिक्स इन हिस्ट्री पढ़ें, ठीक है। कोई भी पढ़े बेसिकली आपको वही नंबर, वही चीज़ें होती हैं, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंट नहीं होता, बट सिलेबस थोड़ा सा अलग अलग होता है सबका। तो आज का जो वीडियो है हम लोग मध्यकालीन भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास में आपका दूसरा जो पेपर 2 का जो बी वाला पोर्शन है उसको देखेंगे, ठीक है। और मुझे अगर समय मिला तो मॉर्निंग तक हम जो है पेपर 2 का सी वाला भी, एथिक्स इन हिस्ट्री का, कहीं से व्यवस्था करेंगे। बेसिकली मिलता नहीं है कंटेंट इन सभी का, बहुत मेहनत करके कंटेंट लाना पड़ता है। तो हम देखेंगे, प्रयास करेंगे, मिलता है तो लाएंगे और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, तो आप लोग अपने हिसाब से उसको मैनेज करेंगे। बाकी जहाँ तक मेरी एक प्रकार से मतलब मेरी क्षमता है उससे बहुत आगे तक मैं करता हूँ आपके लिए। ये आपको भी पता है कि हर एक चीज़ या हर एक एग्जाम से पहले शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए आता है। बेसिकली MJPRU का, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इन सभी का पेपर अभी नहीं हुआ, तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, ठीक है। चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आ चुका भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सल्तनत काल। सल्तनत काल का मतलब क्या होता है? देखिए, क्योंकि मध्यकालीन जब भारत आप पढ़ते तो मध्यकालीन भारत कहाँ शुरू होता है? बेसिकली अगर देखें तो 712 ईस्वी से शुरू होता है। और आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास जो चलता है आपका अंग्रेजों के यानी यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक चलता है, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक, ठीक है। यूरोपीय जो कंपनियां होती हैं उनके आगमन तक चलता है, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन बेसिकली 1600 ईस्वी के आसपास हो जाती है, ठीक है। और यहाँ तक बेसिकली आपको पढ़ना है। और 712 में क्या होता है? मोहम्मद बिन कासिम जो होता है, मोहम्मद बिन कासिम, ध्यान रखेंगे बेटा, मोहम्मद बिन कासिम जो है इसका पदार्पण होता है। ये आता है सिंध एरिया में, एक राजा थे, उनका नाम था राजा दाहिर, ठीक है। तो दाहिर नाम के एक राजा थे, सिंध के शासक थे। इन्हीं शासक को मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध होता है, दाहिर पराजित हो जाते हैं और ये विजयी होता है। और इस तरीके से यहाँ से एक प्रकार से जो मुस्लिम आक्रांता है वो आना शुरू हो जाते हैं। और 712 ईस्वी में पहली विजय आपको यहाँ पर तुर्कों की या इन लोगों की देखने को मिलती है। अब इस तरीके से 712 ईस्वी में साम्राज्य तो नहीं स्थापित हुआ, लेकिन 712 से लेकर के 1206 ईस्वी तक का समय जो है यहाँ पर तमाम प्रकार के आक्रांता, मोहम्मद गजनबी, महमूद गजनबी जिसको आप कहते हैं, ठीक है, मोहम्मद गौरी, ये सब आते रहे और अपने अपने हिसाब से शासन, मतलब कोई जैसे महमूद गजनबी तो लूटने की निस्बत से आया था, सब कुछ लूट करके ले गया। मोहम्मद गौरी आया था तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। पहले युद्ध में तो बहुत बुरी तरीके से पराजित होता है। 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, 1 साल के बाद में फिर हार जाता है पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी विजयी होता है। और इसके बाद में फिर 1194 ईस्वी में आप देखते हैं कि चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जो जयचंद थे जिन्होंने मदद करी थी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, मदद करी थी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गए थे, मोहम्मद गौरी की मदद करी थी। और पृथ्वीराज चौहान जो है हारे थे, मेन कारण जयचंद भी थे उसमें। तो जयचंद को फिर से जयचंद पर भी आक्रमण कर देता है 2 साल के बाद में, ठीक है। मोहम्मद गौरी, चूंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पर हमको शासन करना है। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है। मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है बेटा कौन? इल्तुतमिश, मतलब वैसे क्या नाम होता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, लिख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम आपको पता होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम होता है? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी इसी को अपना सब कुछ जितना भी जीते, मतलब कि जो विजित प्रदेश है उसको दे करके चला जाता है। इसका दामाद होता है एक, ठीक है,
मोहम्मद मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, या इसी का एक प्रकार से दामाद बोल सकते हैं, या इसी का गुलाम। ठीक है, इसका भी गुलाम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम का नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश बेटा, इल्तुतमिश जो था, यही एक प्रकार से यहाँ पर इल्तुतमिश को एक प्रकार से जब गद्दी मिलती है इल्तुतमिश को, चूंकि दामाद था, गुलाम भी था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपना शासन किसको देता है? इल्तुतमिश को। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को कहते हैं। चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक जरूर स्थापना करता है, लेकिन वास्तव में जो शुरुआत करता है इल्तुतमिश ही करता है। इल्तुतमिश बड़ा प्रतापी शासक भी रहा है अपने ज़माने का, बहुत सारे काम किए इसने, लेकिन कहीं ना कहीं पे विदेशी आक्रांता ही है ये सब। ठीक है, शासन पद्धति थोड़ी सी इसमें इसके आने से या सिक्कों के परिवर्तन में जीतल और टंका जैसे मुद्राओं का प्रचलन भी करवाने का प्रयास इसने किया, जो कि सफल कुछ हद तक हुआ, कुछ हद तक नहीं हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसका गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसी वजह से इल्तुतमिश को जो है गुलाम कहते। तो यहाँ तक जो आते आते 1206 ईस्वी हो जाती है, और 1206 ईस्वी में बेटा गुलाम वंश की स्थापना होती है। ठीक, किस वंश की? गुलाम वंश की स्थापना होती है, और यही गुलाम वंश 1206 में स्थापित होता है, और 1526 तक गुलाम मतलब कि ये चलता है आपका क्या? दिल्ली सल्तनत। इसी वंश में गुलाम वंश के बाद में आप देखते हैं जो है गुलाम वंश हो गया, ठीक है, सैयद वंश हो गया, लोदी वंश हो गया, ठीक है, खिलजी वंश हो गया। ठीक है, ऐसे ये सब वंश जो रहे हैं ये दिल्ली सल्तनत के वंश रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा 1526 में बाबर आता है, इब्राहिम लोदी नाम का एक शासक शासन कर रहा होता है। इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित करता है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब जब पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है, बाबर आता है, और बाबर जो है फिर मुगल मतलब कि मुगल एम्पायर स्थापित करता है 1526 में। ठीक है, मुगल एम्पायर की स्थापना होती है, और जब मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है, और 1526 से लेकर के जब तक अंग्रेज यानी 1707 तक, जब तक बेसिकली औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती, 1707 में अगर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तब तक जा करके बढ़िया सत्ता चलती। तो आप मान करके चलो कि मध्यकालीन जो भारत है वो 712 से लेकर के 1707 तक आप मान सकते हैं, या यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक, या अगर मोटी मोटा हम देखें तो 1206 ईस्वी से लेकर के, और जो सल्तनत की बात की 1206 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक वास्तव में चलता है मुगल काल। ठीक है, ये मुगल काल और दिल्ली सल्तनत दोनों को मिला करके पूरा चलता है आपका मध्यकालीन भारत। ठीक है, जिसमें मुसलमानों का दबदबा पूरा कायम रहा। तो ये पूरा रणनीति जो मैंने बताई, इसका बताने का ये मकसद मेरा था कि आपको एक पृष्ठभूमि मिले, आपको एक जानकारी मिले कि मध्यकालीन भारत में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो इसी समय के दौरान, यानी कि जब 700 मतलब मुसलमानों का जब आक्रमण हुआ 712 से लेकर के और यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक या औरंगजेब की मृत्यु तक, हमको उस समय के आर्थिक इतिहास, उस समय के सामाजिक इतिहास, ठीक है, और उस समय के सांस्कृतिक इतिहास, इन सभी के बारे में आपको जान लेना है। हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कई बार पढ़ लिया, राजनीतिक इतिहास पढ़ लिया बेटा, अब हमको सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास पढ़ना है। वो उनका कल्चर कैसा था, उनकी संस्कृतियाँ कैसी थी, मुगल काल की बात करें, सल्तनत काल की बात करें, उनकी बैंकिंग व्यवस्था कैसी थी, उनकी मुद्राओं का प्रचलन कैसा था, यही सब आपको इसमें पढ़ना होता है। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने बताया आपके दिमाग में थोड़ी बहुत बातें रुकी हुई होंगी। अगर रुकी हैं बेटा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए और इस तरीके के कंटेंट मैं उपलब्ध करवाता हूं। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करवाता है, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला। चले पहला क्वेश्चन, अब मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा। प्रश्न सल्तनत काल, सल्तनत काल कब से कब तक, ठीक है, 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक के काल को हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश और लास्ट वाला वंश जो था बेटा वो था आपका लोदी वंश। 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करता है बाबर और वहीं से मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है। बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली पर टिप्पणी कीजिए। देखिए बैंकिंग सिस्टम क्या था। सर्राफ हुंडी जारी करने के लिए के साथ साथ अपने पास दूसरों की राशि भी जमा करते थे। सर्राफ हुआ करते थे, हुंडी माने कर होता है, तो कर जमा करने के साथ साथ दूसरों की राशि भी अपने पास जमा करते थे। जमाकर्ता की मांग पर यह राशि उसे वापस दे दी जाती थी। जमाकर्ता को जमा राशि पर ब्याज मिलता था, यानी कि मान लेते हैं जैसे बैंक आजकल है सेम ऐसे एक व्यक्ति होता था सर्राफ। सर्राफ के पास जैसे वो टैक्स भी लेता था लोगों से, और किसी के पास मान लेते खूब ज़्यादा पैसा है और वो अपना पैसा थोड़ा बढ़ाना चाहता है, उस पर टैक्स प्राप्त करना चाहता है, तो वो भी व्यक्ति सर्राफ को जाकर के पैसे देता था। और सर्राफ उसको जब मतलब कि जैसे आज बैंक में आप एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं,
तो वो आपको कुछ पैसे बैंक जो है टैक्स के रूप में या फिर उसमें आपको बढ़ोतरी के रूप में देता है, यानी कि ब्याज देता है आपको। तो उसी तरीके से ब्याज मिलता था और जब आपकी इच्छा होती थी तब जैसे आप एफडी तुड़वा भी सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें होती थी। जमाकर्ता को दी जाने वाली ब्याज की दर बदलती रहती थी। 1645 ईस्वी में आगरा में और 1630 में सूरत में ब्याज की दर 9.5% जो है प्रतिवर्ष थी, यानी एक साल में 9.5 रुपये। जैसे कि मान लेते हैं 1630 ईस्वी में सूरत में ब्याज जो था 100 रुपये मान लेते हैं, अगर जमा होती थी तो उसमें कितना ब्याज मिलता था, 9.5 रुपये मिलता था एक साल में, यानी कि 100 रुपये का एक साल में कितना मिलेगा आपको, 109 रुपये मिलेगा। ठीक है, यानी कि जैसे आजकल फिक्स डिपॉजिट होता है सेम वैसे 7.5 आजकल है लगभग में। तो बैंकर जमा राशि का उपयोग अधिक ब्याज पर ऋण दे करके किया करता था। ऐसे कई हवाले मिलते हैं। देखें, जैसे आपसे पैसा ले लिया बैंक ने या सर्राफ ने, और सर्राफ फिर दूसरों को और ज़्यादा ब्याज पर पैसे देता था, और इस तरीके से आपके पैसे से वो और धन कमाता था, और आपके पैसे मतलब आपको भी धन कमाता था और खुद भी धन कमाता था। इस तरीके से सिस्टम चला करता था। ऐसे कई हवाले मिले हैं जहां राज्य अधिकारी राजकोष से इन बैंकरों को राशि दिया करते थे और उसका ब्याज अपने पास रख लेते थे। बंगाल के जगत सेठ के बारे में लिखते हुए तपन चौधरी, मतलब कि तपन रे चौधरी कहते हैं कि उसकी भौतिक समृद्धि का मूल कारण था कि वे बंगाल राजकोष के धन का उपयोग करने की स्थिति में थे और इस धन को ब्याज पर दे सकते थे। इस तरीके की बातें बताई गई। तो ये बैंकिंग सिस्टम थी सल्तनत काल के दौरान। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, दूसरा नंबर प्रश्न है बेटा। प्रश्न आप देखेंगे, सारे प्रश्न आपको मिलेंगे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। ये बीए के 5th सेमेस्टर में हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री, तब उसमें आपको पढ़ना पड़ता है। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मेडिवल हिस्ट्री। तो ये मेडिवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है। प्रश्न है, मुगल काल में सूदखोरी सूदखोरी मतलब होता है कि सूद माने वो शूद्र नहीं, शूद्र अलग है, सूद माने होता है सूत। सूत माने होता है कि ब्याज, जिसको आप बोलते हैं ब्याज। ठीक है, तो उसी को सूत बोलते हैं। तो सूदखोरी और ब्याज की दर, ठीक है, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो सूदखोरी और ब्याज की दर हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, व्यक्तिगत जरूरतों और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पैसा उधार लेने का आम प्रचलन था। यानी कि मान लेते हैं अपना उद्देश्य पूरा करना तो हम उधार लेते थे, किसी से ऋण ले लेते थे, इस तरीके से होता था। अधिकांश व्यापार ब्याज पर लिए पैसे से ही होता था। आमतौर पर सर्राफ और व्यापारी दोनों ही पैसा उधार देने का काम करते थे लोगों को। कभी कभी पैसा उधार देने का काम एक अलग कोटि का वाणिज्य वर्ग करता था जिन्हें साहा कहा जाता था। यानी कि जब कभी कभी एक विशेष वर्ग जो है, वाणिज्य वर्ग जो होता था, पैसा उधार देता था, तो उसे हम साहा कहते थे, जो है किसी को व्यापार करने के लिए पैसे दिया करते थे। ऋण विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिया जाता था। किसान राजस्व के भुगतान यानी कर के भुगतान के लिए ऋण लिया करते थे और कटाई के समय ऋण को चुका देते थे। यानी कि खेती करने के लिए पैसा लेते थे, टैक्स के पर पैसा मतलब कि ब्याज पर पैसा लेते थे, फिर अपना खेती जब हो जाती थी पैसा चुका देते थे। कुलीन और जमींदार अपने रोजमर्रा के खर्च के लिए ऋण लिया करते थे। ठीक है, यानी कि जिनको जैसे कि सब्जी खाना है या फिर तेल मंगाना है, कुछ भी खरीदना है, तो उसके लिए वो पैसा उधार लेते थे। राजस्व वसूली के समय भुगतान किया करते थे। व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ऋण लेना भी आम बात उस समय थी मुगल काल में, यानी 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में बता रहा। आगे देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न मुगल काल में भागीदारी तथा बीमा पर टिप्पणी कीजिए। मुगल काल में भागीदारी तथा बीमा पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, भागीदारी की अगर बात की जाए तो भागीदारी में व्यापारीकरण अपने संसाधनों को एक साथ मिलाकर व्यापार करते थे। बनारसी दास ने 1611 से 1616 में जवाहरात के व्यापार में अपने भागीदार का उल्लेख किया है। यहाँ तक कि दलाल भी भागीदारी में काम करते थे। ठीक है, बीमा की अगर बात की जाए तो उस समय सीमित रूप में बीमा नामक वाणिज्यिक प्रथा भी भारत में प्रचलित है। यानी बीमा जैसे आजकल LIC वगैरह की होती है, ऐसे टाइप की। कई मामलों में सर्राफ माल को सुरक्षित रूप से पहुंचने की जिम्मेदारी ले लेते थे और अंग्रेजी कंपनी के दस्तावेजों में भी अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार में वस्तुओं के बीमे का उल्लेख मिलता है कि बीमा मतलब कि जैसे व्यापार हो रहा तो व्यापार में जैसे लुटेरे लूटेंगे तो फिर उसका खर्चा सरकार देगी या जिन्होंने ठेका लिया है वो देंगे। जैसे कि आजकल बीमा होता है गाड़ी का या जीवन बीमा होता है कि व्यक्ति मर जाता तो उसकी मुआवजा दी जाती है उस घर के लोगों को, या गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी बीमा पर होती तो गाड़ी आपकी बन करके आ जाती फ्री में। ठीक है, क्योंकि बीमा की रकम आप जमा करते रहते हैं, ये सिस्टम होता है बेटा। ठीक है, समुद्र में जहाज और उस पर लदे सामान दोनों का बीमा होता था। फैक्ट्री रिकॉर्ड्स के दस्तावेजों में बीमा दर का उल्लेख मिलता था कि क्या बीमा दर क्या होगी।
18वीं शताब्दी तक यह प्रथा अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी थी और सब जगह प्रचलित थी। विभिन्न गंतव्य, गंतव्य माने होता है जहाँ पर हमको जाना है, जहाँ पहुँचना है, वही गंतव्य होता है। जैसे आपको मार्केट जाना है तो मार्केट आपका गंतव्य हो स्थान होगा, ठीक है। तो विभिन्न गंतव्य स्थानों के लिए और विभिन्न वस्तुओं के लिए बीमा दरों का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। समुद्र के रास्ते जाने वाले माल की बीमा दर जमीन के रास्ते जाने वाले माल की दर से ज़्यादा थी। क्योंकि समुद्र के रास्ते वाले मतलब कि जाने वाले माल की बीमा दर जो थी वो ज़्यादा थी ज़मीन के दर के जाने वाले माल की दर से, ठीक है। चूँकि ज़मीन पर जो माल जाते थे उसमें एक प्रकार से लूट माल का खतरा कम होता था, लेकिन समुद्री मार्गों में बहुत खतरा होता था लूट माल का। इस वजह से इस तरीके की व्यवस्था की गई थी। ये चीज़ें आपके समझ में आई हुई होंगी। एक बात अगर ध्यान रखेंगे, मान लेते हैं जिन बच्चों को PDF प्राप्त करना है, इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। वो बहुत ही जो है प्राइस कम रखी गई, सारे सब्जेक्ट की PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ में 6 सेमेस्टर के कोर्स की व्यवस्था भी कर दी गई है। जल्दी क्लास शुरू होने वाली है। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है, ठीक है। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है, अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेज देने हैं। जैसे ही आप भेजेंगे लिख करके, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे और आपको 2 सब्जेक्ट जो आपके हैं मेजर वाले और एक सब्जेक्ट को करिकुलर का एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, तीनों के PDF आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। PDF के साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, और ग्रुप से ज्वाइन कर दिया जाएगा। ये रहा 5th सेमेस्टर को लेकर के कुछ बातें। लेकिन जो बच्चे हमारे एक आध पेपर बचा हुआ है 6 सेमेस्टर में जुड़ना चाहते हैं, 6 सेमेस्टर में अगर आपको जुड़ना है तो 6 सेमेस्टर का भी सेम फंडा स्कैनर भेजा जाएगा। 100 रुपीज़ उसके भी चार्ज है 6 सेमेस्टर के। इसमें भी आपके 2 सब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस में एक को करिकुलर जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है। वो दोनों मतलब 3 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर। और प्लस में इसमें क्या होगा, लाइव क्लास भी आपको मिलेगी, PDF नोट्स मिलेंगी, ठीक है। इसमें चैप्टर जो होंगे वो भी आपको करवाने का प्रयास रहेगा आपकी बार। और इस तरीके से मॉडल पेपर, कई सारे रिवीजन क्लास, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, और 6 महीने आप पढ़ते रहेंगे जब तक आपका 6 सेमेस्टर का पेपर नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी क्लास चलेगी मात्र 100 रुपीज़ में, ठीक है। तो जिन बच्चों को जुड़ना है वो भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए व्यवस्था ये की गई है कि अगर मान लेते हैं आप 5th सेमेस्टर में हैं और आप 6 सेमेस्टर का भी साथ ही साथ में ले रहे हैं, अभी कुछ दिन के लिए ये व्यवस्था कर दी गई है। 5th सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर दोनों का साथ में लेंगे तो आपकी 50 रुपये की महा बचत होगी, ठीक है। यानी कि आपको केवल और केवल जो है 150 रुपये में 5th सेमेस्टर का जो है आपको मिलेगा और 6 सेमेस्टर का भी मिल जाएगा। तो 150 रुपये में 5th और 6 दोनों का आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी एक का लेंगे तो आपको 100 रुपये पड़ेंगे, लेकिन अगर दोनों का एक साथ लेंगे तो आपको केवल 150 रुपये पड़ेंगे। ऐसे ही 3rd सेमेस्टर में जो बच्चे हैं और वो 4th का चाहते हैं तो उनके लिए भी यही व्यवस्था सेम रहेगी। और 1st सेमेस्टर का और 2nd सेमेस्टर की भी ऐसी व्यवस्था है, यानी कि अगर दोनों का साथ लेंगे तो आपको 150 रुपये ही पड़ेंगे, लेकिन अगर आप एक का ही लेंगे तो उसमें ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये व्यवस्था केवल अभी कुछ दिनों के लिए है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बट 100 रुपीज़ वाली व्यवस्था आपकी हमेशा रहेगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उसको आपको, जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, फटाफट से SMS करके आप जुड़ जाएँ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न, मुगल काल में वाणिज्यिक गतिविधियों पर टिप्पणी कीजिए। वाणिज्यिक गतिविधियां जो थीं बेसिकली मुगल काल में, उसके बारे में बताएं। देखें, पूरी वाणिज्यिक प्रक्रिया में व्यापारियों के खास विशेषीकृत समुदाय, दलाल और सर्राफ विभिन्न स्तरों पर अपनी भूमिका निभाते थे, ठीक है। समुदाय कुछ होते थे, कुछ दलाल होते थे, कुछ सर्राफ होते थे, वो अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम किया करते थे, ठीक है। बड़े पैमाने पर व्यापार होने के कारण कुछ मौजूद प्रथाएं और संस्थाएं मजबूत हुई और कुछ नए रूप सामने आए। बैंकिंग व्यवस्था, हुंडी और ऋण लेना तथा देना कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं इस समय की मुगल काल की वाणिज्यिक गतिविधियों में। व्यापारिक भागीदारी और बीमा का भी प्रचलन यहाँ पर था। व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने से इन व्यवसायों की ओर काफ़ी लोग आकृष्ट हुए। हालांकि उपयुक्त व्यापारिक समुदायों का विभाजन बिल्कुल जो है आलंध्य नहीं था। एक ही साथ एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक भूमिका मतलब कि जो है निभा सकता, एक मतलब कि एक व्यक्ति जो था 2 या अधिक भूमिका निभा सकता था एक समय में, ठीक है। यानी एक पद पर है, दूसरा पद भी वो ले सकता था, ऐसी व्यवस्था थी। तो इस तरीके की एक प्रकार से वाणिज्यिक गतिविधियां हुआ करती थी मुगल काल में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लिखने के लिए, प्रश्न, मुगल काल में बाजारों की स्थिति क्या थी। 1 मिनट, मुगल काल में बाजारों की स्थिति। देखिए 5वां प्रश्न, मुगल काल में बाजारों की स्थिति। देखिए, हमारे स्रोतों में व्यापारिक समुदाय के रूप में बाजारों के अनेक उल्लेख आपको मिलते हैं मुगल काल के दौरान। ये क्षेत्र विशेष रूप से गांवों के बीच और गांवों और शहरों के बीच व्यापार किया करते थे। कभी कभी ये अंतर क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार करते थे, नहीं एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से व्यापार करता था, ठीक है। एक इलाका दूसरे इलाके से व्यापार करता था,
किसी को अंतर क्षेत्रीय या अंतर जो है क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। वह ग्रामीण शहरी व्यापार भी महत्वपूर्ण थे, यानी कि गांव से शहरों का कांटेक्ट या व्यापार या शहरों से गांव का व्यापार इस तरीके से हुआ करता था। बाज़ारें अपनी व्यापारिक गतिविधियां अनाज, दालें, चीनी, नमक आदि वस्तुओं तक ही सीमित रखते थे, यानी कि अनाज हम इनको देते थे, हम दूसरा अनाज देते थे, इस तरीके से दाल, चीनी, ठीक है, नमक, अनाज, इन सभी का आदान प्रदान करते थे। उनके पास बड़ी संख्या में पशु होते थे, खास करके सामान ढोने वाले बैल होते थे, जिनसे सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता था व्यापार के लिए। और वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के सामान बेचते थे, खरीदते थे। तुजुक ए जहांगीरी, जो कि एक प्रकार से एक ग्रंथ है जहांगीर के दौरान का, उसमें जहांगीर कहता है कि इस देश में मतलब कि तुजुक ए जहांगीरी, ये उसकी आत्मकथा जहांगीर की, तो उसमें कहा गया कि इस देश में बंजारा एक खास वर्ग है जिनके पास 1000 के आसपास बैल होते हैं। बंजारों के पास वे गांव से शहर अनाज लाते हैं और सेना के साथ भी चलते रहते हैं। तो ये होते थे बंजारे। कहते हैं कि जो है कब जो है आएगा मेरे बंजारे, तो बंजारे का मतलब ऐसा होता है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहे, जिसका कोई ठिकाना ना हो, ठीक है। तो बंजारा जो एक विशेष वर्ग होता था जो व्यापार वगैरह किया करता था मुगल काल के दौरान। आमतौर पर बंजारे अपने परिवार और घर के सामान के साथ साथ घूमते रहते थे इधर उधर। इनको एक प्रकार से बोल सकते हैं आप घुमंतु टाइप का, इधर उधर एक साथ कारवां में चलते। इनके इस समुदाय को टांडा भी कहते थे, ठीक है, क्योंकि ये इनका समुदाय चलता था। बैलगाड़ी वाड़ी लेकर के बंजारे एक स्थान पर कुछ देर टिकते थे, फिर उसको छोड़ करके व्यापार करने के बाद फिर अलग जाते थे, फिर बसते थे। इस तरीके से व्यापार, जैसे आजकल आपके एरिया में नट वगैरह देखे होंगे कभी, तो वो जैसे होते हैं आपके शायद एरिया में ना हो, हमारे एरिया में कुछ लोग होते हैं कि किसी जो है बाग वाग बगीचा देखते हैं, उसी में आकर के अपना डेरा जमा लेते हैं, ठीक है, भैंस वैंस खूब रखे रहते हैं। तो इस तरीके से होता था। वे गांव से शहर अनाज लाते थे और सेना भी साथ चलते हैं, सेना के भी साथ चलते थे। आमतौर पर बंजारे अपने परिवार के सामान, इनको टांडा कहते थे। प्रत्येक टांडा का एक प्रधान होता था जो कि पूरे एरिया मतलब कि पूरे जो है टांडा को मैनेज करता था, जिसे नायक कहते थे, ठीक है। कभी कभी एक टांडा में 600 से 700 लोग, महिलाओं और बच्चों को मिला करके होते थे, और प्रत्येक के पास अपने अपने बैल होते थे। हर परिवार के पास अपने बैल होते थे और सभी का एक प्रधान होता था, एक मुखिया होता था। उसी के इशारों पर सब पूरा का पूरा इलाका या बंजारे चलते थे। बंजारों का अपना एक संगठन होता था जो व्यापार के लिए जाने जाते थे मुगल काल में, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन, 6ठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दिल्ली सल्तनत में परिवहन के साधन पर टिप्पणी कीजिए। दिल्ली सल्तनत परिवहन माने होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले साधन को परिवहन कहा जाता है। तो परिवहन के साधन का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चाहे मनुष्य को ले जाना हो, चाहे सामान को ले जाना हो, चाहे किसी जानवर को ले जाना हो, तो उसी को साधन कहा जाता है परिवहन का। परि माने होता है एक प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले साधन, परिवहन वाहन माने जाना, ठीक है, क्लियर। तो परिवहन के साधन, ऐसा प्रतीत होता है कि माल ढोने के लिए पशु और बैलगाड़ी दोनों का प्रयोग होता था। संभवतः पशुओं की पीठ पर लाद करके अधिक माल ढोया जाता था इस समय। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का था, भारत में आता है इब्न बतूता, ठीक है। वो लिखता है कि लगभग 3000 बैलों की पीठ पर लगभग 30,000 मन अनाज लाद करके अमरोहा से दिल्ली जा रहा था। आफीफ के अनुसार पैसा देकर के बैलगाड़ी पर बैठकर लोग यात्रा भी किया करते थे। बैलगाड़ी होती थी जिसमें डल्लफ होता था, बैलगाड़ी जिसको आप डल्लफ कहते हैं, वो बैलगाड़ी होती थी। बैल नदते थे, 2 बैल होते थे, ठीक है, एक दाहिना एक बायां, और उस पर लोग बैठ करके उस पर सामान भी ढोते थे। कुछ दिन पहले तक आप देखते होंगे जो है बैलगाड़ी चलती रही थी। हमने बैलगाड़ी देखी, उस पर मैंने अपना गेहूँ जब काटते थे तो गेहूँ काट करके बैलगाड़ी पर लाते थे। पहले ट्राली वाला नहीं ज़्यादा सिस्टम था, तो बैलगाड़ी पर मैंने लादा है गेहूँ या फिर धान वगैरह खेती खूब होती है, अभी भी मेरे यहाँ पर होती है। तो अब तो खैर ट्राली हो गई, ट्रैक्टर वगैरह हो गया, तो उससे आता है। नहीं पहले बैलगाड़ी से आता था, बैल से ही जुताई होती थी, ठीक है। पिताजी जी हमारे करते थे और मुझे भी याद है बैलों का पूरा लगभग में आप मान करके चलो कि हमारे गन्ना वन्ना की जुताई भी बैलों से अभी भी होती है कभी कभी, ठीक है। माल ढोने वाले पशु परिवहन का बहुत सस्ता माध्यम था। यह पशु धीरे धीरे रास्ते में चरते हुए बड़े झुंडों में चलते थे, जिससे परिवहन का खर्च कम होता था। विशेष रूप से रेगिस्तानी मार्गों पर चलते थे। इब्न बतूता लिखता है कि पूर्ण साम्राज्य विशेष मार्गों से जुड़ा था, जिन पर बराबर दूरी पर स्तंभ तथा मीनारें बनाई जाती थीं, ठीक है। मसालिक उल अबसर के लेखक शहाबुद्दीन अल उमरी के विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य के द्वारा व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने का प्रयास किया जाता था। यानी कि जो राज्य होता था, जो राजा होते थे, वो व्यापार के लिए सुविधाएं व्यवस्थित करते थे कि ताकि व्यापार करने में कोई दिक्कत ना हो व्यापारियों को, ठीक है। हर पड़ाव यानी कि जिसको आप मंजिल बोलते थे, उस पर सराय बनाई जाती थी। सराय एक प्रकार से
जो है ठिकाना होता था जहाँ पर लोग बैठ करके अपना जो है विश्राम किया करते थे। बंगाल में इबाज खलजी ने बाढ़ रोकने के लिए लंबे बांध बनाए। नदियों के मार्ग में थोक माल ले जाने के लिए नावों की व्यवस्था की जाती थी, जबकि समुद्री व्यापार के लिए जहाज़ों की व्यवस्था की जाती थी। तो इस तरीके से कई सारी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, ये होता था कि परिवहन के साधन जो थे बेसिकली दिल्ली सल्तनत में परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने के लिए इस प्रकार के साधनों का प्रयोग करते थे। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, सल्तनत काल में गैर मुस्लिम शासकों ने किन किन विजय स्तंभों का निर्माण करवाया था? जो मुस्लिम शासक नहीं थे सल्तनत काल के दौरान, उन्होंने किन किन विजय स्तंभों का निर्माण करवाया? देखिए, भारतीय स्थापत्य कला। सल्तनत काल में गैर मुस्लिम शासकों और सामंतों ने परंपरागत भारतीय शैली में अनेक दुर्गों का दुर्ग माने किला, महलों का, मंदिरों का और विजय स्तंभों का निर्माण करवाया। यह शैली राजस्थान, विजयनगर राज्य, उड़ीसा और दक्षिण भारत में विकसित हुई। यहाँ बने भवनों में यद्यपि इस्लामी स्थापत्य की कुछ झलक दिखाई पड़ती है, परंतु भारतीय स्थापत्य के तत्व हों इनमें प्रमुख हैं। मेवाड़ के राजा कुंभा ने अनेक किलों का निर्माण करवाया, अनेक महलों का निर्माण करवाया, अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके द्वारा निर्मित मेवाड़ के राजा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी मार्ग पर ग्वालियर का किला और मान सिंह तोमर के द्वारा निर्मित मान मंदिर वास्तुकला का सुंदर उदाहरण उस समय का देख सकते हैं आप। दक्षिण भारत में उड़ीसा में भी अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया है। इन मंदिरों को बाहर से जितना भव्य और विशाल बनाया जाता था, उतना ही उनके आंतरिक अलंकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। अलंकरण माने उसके साज सज्जा पर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी जो थी सुंदर भवनों से सुसज्जित थी, आज भी है। इसकी प्रशंसा यूरोपीय यात्री जो आते थे वो भी किया करते थे। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित 1000 खंभों वाला मंदिर तथा विट्ठल स्वामी का मंदिर अत्यंत आकर्षक और भव्य है। ठीक है, इन मंदिरों पर चोलकालीन मंदिरों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। चोल शासकों के जो मंदिर की विशेषताएं हैं वो विशेषताएं आपको यहाँ पर भी दिखेंगी। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है स्थापत्य कला जो थी सल्तनत काल के दौरान गैर मुस्लिम शासकों की, वो इस तरीके से थी, ठीक ठाक थी। मुसलमानों से ज़्यादा एक प्रकार से स्थापत्य कला जो है आप देखेंगे इन लोगों की ज़्यादा डेवलप थी। जो यहाँ के सामंत वगैरह शासक थे जिन्होंने, या जो मुसलमानों शासक नहीं थे, हिंदू शासक थे, उन लोगों ने बहुत कुछ मंदिर वगैरह का जो निर्माण करवाया स्थापत्य कला के एक उल्लेखनीय नमूने थे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, खालिसा किसे कहा जाता था? खालिसा, देखिए खालिसा किसे कहा जाता था? देखिए, वह क्षेत्र जिसका राजस्व सीधे सुल्तान के निजी कोष के लिए वसूल किया जाता था, खालिसा उसे कहते हैं। यानी कि ऐसा क्षेत्र जो जिसका राजस्व, जिसका टैक्स सीधे सुल्तान के निजी कोष में जाता था, उसको खालसा बोलते थे, खालिसा या खालसा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालिसा क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई थी, परंतु खालिसा पूरे राज्य में फैले हुए क्षेत्र नहीं थे। संभवतः दिल्ली और इससे जुड़े जो जिले होते थे, दुआब के भाग खालिसा के अंतर्गत है। दुआब माने कि ऐसा एरिया जो दो नदियों के बीच का एरिया हो, जहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र होता था, उसको खालसा में घोषित कर देते थे। जिससे क्या होता, थोड़े क्षेत्र में या बड़े क्षेत्र में, जो दुआब का क्षेत्र मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और दिल्ली के इलाके कुछ क्षेत्र जो कि जैसे ज़्यादा डेवलप थे, उनमें एक प्रकार से ज़्यादा टैक्स लिया जाता था और वो सुल्तान के खाते में सीधे जाता था। इल्तुतमिश के काल में जो है ताबर हिंद यानी भटिंडा भी खालिसा के अंतर्गत आता था। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन संपूर्ण मध्य दुआब और रोहिलखंड के कुछ भाग खालिसा के अंतर्गत आ गए थे, परंतु संभवतः फिरोज शाह तुगलक जो था उसके समय खालिसा के क्षेत्रफल में यथेष्ट कमी आई। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो था काफ़ी सभ्य स्वभाव का, नरम स्वभाव का था। वो जनता मतलब प्रजावत्सल शासक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, सल्तनत कालीन स्त्रियों की क्या स्थिति थी? देखिए, सल्तनत काल की स्त्रियों की स्थिति की अगर बात की तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही स्त्रियों को पूर्ण रूप से अपने पतियों की इच्छा पर निर्भर रहना पड़ता था। बहुविवाह की प्रथा यहाँ पर खूब दबा के प्रचलित थी। एक पुरुष कई पत्नियां रखते थे, एक एक व्यक्ति बहुत से विवाह करते थे। ठीक है, स्त्रियों को केवल मनोरंजन का साधन माना जाता था। समाज में उनका कोई सम्मान नहीं था स्त्रियों का। सुल्तान और सामंत हिंदू युवतियों का अपहरण कर लेते थे, जिनसे हिंदुओं के लिए सुंदर स्त्रियों और कन्याओं का अभिशाप बन गई थी। सुंदर कन्याएं हिंदू जो छुपा के रखते थे, अगर उन लोगों ने देख लिया शासकों ने, तो फिर उनकी कन्याएं जो है उनका हरण कर लेते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। ऐसे तमाम प्रकार के केस सामने आए। ठीक है, तो ये था एक प्रकार से सल्तनत काल की स्त्रियों की स्थिति, बहुत दयनीय स्थिति थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिए। 10वां प्रश्न है, सोना, चांदी व तांबे के सिक्कों का विनिमय मूल्य बाजार में इन धातुओं की उपलब्धता के आधार पर बदलता रहता था। मुगल काल के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देखिए, सोना, चांदी और तांबा ये 3 तरीके के सिक्के चलते थे। विनिमय माने होता आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना। तो बाजार मूल्य में इनका एक्सचेंज कैसे होता था, यही प्रश्न पूछा गया है।
सिक्कों का विनिमय मूल्य, देखिए सोना चांदी और तांबे के सिक्कों का विनिमय मूल्य बाजार में इन वस्तुओं की उपलब्धता के आधार पर बदलता था। पूरे मुगल काल में सोने के सिक्के की तुलना में चांदी के सिक्के का मूल्य अधिक ऊपर नीचे होता रहता था। एक सोने के सिक्के का मूल्य जो है 10 से लेकर के 14 रुपये तक बदलता रहता था। तांबे के सिक्कों के मामले में 1595 को आधार वर्ष बना करके इरफान हबीब दिखाते हैं कि 1660 के दशक तक यह 2.5 गुना ऊपर बढ़ा, परंतु 1700 ईस्वी तक आते आते यह लगभग 2 गुना हो गया, यानी कि 1595 की तुलना में, और फिर 1750 में लगभग 1660 के स्तर पर आ गया। कुल मिलाकर के आप देखेंगे अकबर के शासनकाल में लेन देन की दृष्टि से 40 तांबे के दाम 1 रुपया के बराबर होते थे, यानी 1 रुपया के बराबर 40 तांबे के दाम होते थे। उसकी मृत्यु के बाद में तांबे की दर में तेज़ी से वृद्धि हुई, उसके कारण से यह अनुपात कायम नहीं रह सका, चूँकि सभी भू राजस्व निर्धारण और आकलन दाम में किए जाते थे, अतः इसी रुपये की सिद्धांतता इकाई के रूप में उपयोग में लाना आवश्यक था। छोटे मूल्य के चांदी के सिक्कों को आना कहते थे, आना बोलते थे उनको, इसका भी उपयोग किया जाता था। यह रुपये का 1/16वां हिस्सा होता था। इस तरीके से चांदी, सोना और तांबे के सिक्के थे जो जिनका अपना अपना बाजार का मूल्य अलग अलग था। 11वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है, स्पष्ट कीजिए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन का इंपॉर्टेंट योगदान है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। सगुण और निर्गुण संतों की लंबी सूची ने पतनोन्मुख ऐसा हिंदू धर्म जो कि पतन की ओर अग्रसर था, मुसलमानों का दबदबा कायम था। मुसलमान आक्रांता लगातार हिंदुओं के जो धर्म था उन पर अटैक कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे। ऐसे में निर्गुण संत और सगुण संत, निर्गुण संत में कबीर दास और मलूक दास, ठीक है, दादू दयाल, तमाम प्रकार के ऐसे जो है हुए, और सगुण संतों में तुलसी कबीर, ठीक है, मतलब कि तुलसी और सूरदास, बिट्टलनाथ, तमाम प्रकार के, रामानंद से लेकर के तमाम लोग आए, ठीक है। तो हिंदू समाज और धर्म के समक्ष एक नया आदर्श प्रस्तुत करते हैं लोग। इनमें प्रचलित परंपराओं और व्यवस्था को चुनौती देकर के भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल उपाय बताया। इसमें मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबरों, ब्राह्मणों के वर्चस्व और बहुदेववाद को एक सशक्त चुनौती प्रस्तुत की गई। इसी प्रकार इसने सामाजिक स्तर पर जाति प्रथा, अस्पृश्यता की भावना तथा ऊंच नीच के विभेद को मिटाने का प्रयास किया। इसमें हिंदुओं मुसलमानों में दुख को समाप्त कर दोनों समुदायों को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास भी किया गया। एक तरफ आप देखते हैं मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, शेख निसार जैसे कवि हुए हैं जिन्होंने एक प्रकार मिलने का, हिंदू और मुसलमान की संस्कृति को, धर्म को एक दिखाने का प्रयास किया, मिलन का केंद्र बताया, ठीक है। और उनके प्रयासों से बहुदेववाद का स्थान एक केशववाद ने ले लिया, यानी कि अब मुसलमान का देवता मुसलमान भले पैगंबरों की जो है ध्यान धारणा करते हों, हिंदू लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हों, लेकिन जो सत्ता है वो एक ही है। अब उसी को अलग रूप में मुसलमान पूजते हैं, उसी को अलग अलग रूप में सब पूजते हैं। अब देखेंगे चाहे वो ईसा मसीह हो, तो ईसा मसीह भी एक मैसेंजर या एक पैगंबर टाइप के, उनके लिए भगवान, जैसे अपने यहाँ राम जी हैं ऐसे उनके लिए वो हैं, ठीक है, ऐसे मुसलमानों के लिए मोहम्मद साहब हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि, और लेकिन हमारी परम सत्ता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। अब उन्होंने सृष्टि को बनाया। ऐसे ही मुसलमान लोग भी कल्पना करते हैं अपने हिसाब से, जो है ईसाई भी करते हैं, और जितने भी लोग हैं सब अपने अपने हिसाब से, जो है उनके धर्म गुरु सभी लोग अपने अपने हिसाब से, उनके धर्म ग्रंथों में चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसे ऐसी चीज़ें रही हुई होंगी। और हालांकि विज्ञान, देखिए आध्यात्म जो है व्याख्या नहीं करता, तर्क के आधार पर व्याख्या नहीं करेगा, स्पष्ट आपको प्रमाण भी नहीं देगा। हाँ, वो बताएगा कि हाँ ये शक्तियाँ हैं, जैसे कि दूध में बताएंगे कि भाई दूध और पानी को मिला दो, फिर उसके अंदर पानी निकालो, तो कैसे निकालोगे आप? या दूध में मिठास जिस तरीके से होती है उसी तरीके से भगवान जो है सृष्टि में मौजूद होते हैं। इस बात को बता करके वो लोग एक प्रकार से अपने भगवान को हर एक धर्म में चीज़ें सिद्ध की जाती हैं। हालांकि एक ऐसी सत्ता जरूर है, मैंने अपना स्वतः का अनुभव बताऊँ तो मैंने उस सत्ता का अनुभव किया है, और बहुत लोग ऐसे करते हैं। आजकल आप देख रहे हो कुंभ का मेला लगा हुआ है, बड़े बड़े पुजारी जिनको कोई नहीं देखता था कभी, वो आज निकल रहे हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में आपको ये कह देना कि भगवान नहीं है, मेरे हिसाब से जो नास्तिक लोग हैं वो उनको मानना पड़ेगा कि कोई ऐसी परम सत्ता जो हमको चला रही है, ठीक है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, उस ईश्वर की गुण गाएं। तो वो एक ईश्वरवाद है, वो हर एक धर्म को चला रहा है।
मुसलमान भी अपने तरफ से अपनी भगवान की पूजा कर रहा है, हिंदू भी कर रहा है, ठीक है, ईसाई भी कर रहा है, सिख भी कर रहा है, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने पैसेंजर मतलब कि अपने अपने जो है मैसेंजर यानी जो उनके एक प्रकार संदेश वाहक हैं, उनके हिसाब से सब अपने अपने पूजा कर रहे हैं और सब उस परम सत्ता में लीन होने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर ऐसे में कोई व्यक्ति अपनी पूजा करवाए तो मेरे हिसाब से वो बेटर नहीं होगा, ठीक है। वो भगवान है जो कि एक प्रकार से वो व्यक्ति से बहुत बड़ा है, वो परमात्मा है। भक्ति आंदोलन ने जाति प्रथा की कठोरता को कम करने और दलितों की स्थिति में सुधार लाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया, भूमिका निभाई। पंजाब महाराष्ट्र में इसने राजनीतिक जागरण में भी योगदान दिया। बंगाल में इसने एक नई सामाजिक चेतना ला दी। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, गुरमुखी, मराठी, मैथिली, राजस्थानी, गुजराती, अवधी भाषा साहित्य का सभी का विकास हुआ और सभी एक दूसरे के सामने आई, ठीक है। इस तरीके तमाम प्रकार का विकास आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन से 12 नंबर प्रश्न देखिए, मुगल काल की मुद्रा व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। देखिए मुगलों की मुद्रा व्यवस्था, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि मुगलों के शासनकाल में मौद्रिक व्यवस्था पूरी तरह से सुव्यवस्थित थी, यानी कि एकदम ठीक ठाक थी। इस समय धातुओं की शुद्धता बनाए रखने में काफ़ी सफलता प्राप्त की गई थी, यानी धातु शुद्ध होते थे, मिलावट नहीं होती थी। मुगल सिक्कों के विकास में अकबर ने विशिष्ट भूमिका निभाई। शासक के प्रारंभिक वर्ष में अकबर के उसने सूरी सिक्कों के आधार पर सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलित किए। उसने 1577 ईस्वी में मुद्रा में सुधार करने, उसमें कलात्मक रूप के लिए ख्वाजा मतलब कि अब्दुस समद को टकसाल का निर्देशक नियुक्त कर दिया। टकसाल माने मुद्रा छापने का जो मतलब कि पूरा मशीन या उसी को टकसाल कहते हैं। फतेहपुर सीकरी का टकसाल का अधिकारी बनाया गया इसको, अब्दुस समद को। इसके अतिरिक्त टकसाल की समुचित व्यवस्था के लिए दरबार के बिल विशेषज्ञों को इसमें संबंधित भी कर दिया गया। इस प्रक्रिया में सम्राट ने मुजफ्फर खां और लाहौर की टकसाल, टोडरमल को बंगाल की टकसाल और ख्वाजा शाह मसूर को जौनपुर की टकसाल की देखभाल का जो है काम संभाला। टोडरमल को क्या दिया था, बंगाल की टकसाल, ख्वाजा शाह को मैसूर की मतलब कि मंसूर को जौनपुर की टकसाल, सभी मतलब जहाँ जहाँ सिक्के छपते थे वो सिक्के बनते थे वो टकसाल। ख्वाजा अबू समद ने सोने, चांदी और तांबे के अनेक प्रकार के और अनेक तौलों के सिक्के चलाए, अनेक वजन के। शासन के प्रारंभ में अकबर ने मोहर नामक एक सिक्का चलाया था। आईने अकबरी जो अकबर से रिलेटेड है वो ज्ञात होता है उससे कि उसने यानी अकबर ने 26 सोने, 9 चांदी और 4 तांबे के सिक्के चलाए थे, परंतु इसमें कई सिक्के अभी तक नहीं मिल पाए हैं। अकबर ने रुपया नाम से चांदी का सिक्का चलाया था जिसका वज़न 178 ग्रेन था, ठीक, ग्रेन जो सिक्के का वज़न मापने की इकाई। डॉक्टर आशीर्वादी लाल जो कि एक अच्छे इतिहासकार माने जाते हैं, आशीर्वादी श्रीवास्तव, कहते हैं कि चांदी का मुख्य सिक्का रुपया था जो तौल में 200 मतलब कि जो तौल में 72.5 यानी 72.5 ग्रेन था। अतिरिक्त जो है जलाला यानी कि चौकोर रुपये के मूल्य का जलाला होता था। दरब यानी आधा रुपया, इसको दरब कहते थे। चर्ण चौथाई रुपया यानी कि चवन्नी इसको कहते थे, ठीक है। तो 1 रुपये का मूल्य को क्या बोलते थे, जलाला, जो आधा होता था दरब, और फिर आधों का आधा यानी कि चवन्नी जिसको बोलते थे वो चर्ण होता था। पंडाऊ रुपये का 5वां भाग बोला जाता था, ठीक है, यानी कि 20 पैसा मान सकते हो आप, ठीक है। आस्था जो होता था रुपये का 8वां भाग होता था, यानी कि इसको आप जो है क्या बोलते थे, जिसको आप बोल सकते हैं कि जो है 12.5 पैसा या और कम मान सकते हो, ठीक है। और 10 यानी रुपये का 10वां भाग, ठीक है, 10 पैसा। काला काला बोलते थे रुपये का 16वां भाग, ठीक है। और सूकी रुपये का 20वां भाग नामक सिक्के प्रचलित थे जो कि एक प्रकार से चलते थे मुगल काल के दौरान, बेसिकली अकबर के समय के। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, मुगल काल में आगरा प्रमुख रूप से औद्योगिक और व्यापारिक नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ, स्पष्ट कीजिए। देखिए आगरा की अगर बात करें बेटा, तो मुगल काल में आगरा प्रमुख रूप से औद्योगिक और व्यापारिक नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगरा का महत्व तो सभी मुगल सम्राटों के समय अत्यधिक था। इसकी केंद्रीय स्थिति व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से आगरा बहुत पहले से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। यह नगर कारवां के मार्ग में पड़ता था, इस कारण यहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ पूरे उत्कर्ष पर थीं। दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, पटना, ढाका, काबुल, मुर्शिदाबाद तथा कांधार आदि प्रमुख महत्वपूर्ण नगरों को जाने वाले व्यापारिक काफिले यहाँ से होकर के जाते थे। यमुना तथा चंबल नदियों के द्वारा ही आगरा से व्यापार होता था। आगरा का वस्त्र उद्योग बहुत प्रसिद्ध था। आगरा से सूती और रेशमी कपड़ों का प्रमुख जो था एक प्रकार से प्रमुख रूप से निर्यात यानी कि बेचा जाता था, ठीक है। चांदी के काम का जरी का कपड़ा यहाँ पर बनता था। यह सूती और रेशमी वस्त्र गुजरात तथा बंगाल से आता था। आगरा के राजकीय कारखानों में दरियाँ भी बनती थीं।
आगरा का व्यापारिक महत्व अधिक होने के कारण से यहाँ पर भारतीय सामंत वर्ग, समृद्ध विदेशी व्यापारी जो थे वो रहा करते थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगरे में अपनी कंपनियां स्थापित की थी इसी उद्देश्य से, चूँकि आगरा एक व्यापार का केंद्र हुआ करता था। अंग्रेज जो माल विदेशों से सूरत लाते थे उसमें मूंगा, हाथी दांत, पारा और गर्म कपड़े आदि आगरा के बाज़ारों में बेचते थे। इसी प्रकार डच आगरा में गर्म कपड़ा, ऊनी वस्त्र, छोटे और बड़े दर्पण यानी शीशे, लोहा आदि को ला करके बेचते थे। व्यापारिक वस्तुएं काफिलों के माध्यम से अन्य स्थानों से भी आगरा आती थी। तांबा सूरत होते हुए आगरा पहुंचता था। आगरा में खपत के अतिरिक्त माल अन्य जगहों पर भेज दिया जाता था, यानी आगरा में लोग यूज़ भी करते थे और निर्यात आगे कर देते थे जो माल बचता था। तो इस तरीके से आगरा जो था व्यापार के लिए बहुत अच्छा केंद्र था मुगल वंश के द्वारा या मुगल काल के दौरान। सभी मुगल बादशाहों के दृष्टिकोण से देखें तब भी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 14 नंबर प्रश्न आ चुका है। मुगल काल के दौरान आगरा में नील व मसालों के व्यापार पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, आगरा के वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त इसका समीपवर्ती क्षेत्र बयाना नील उत्पादन के लिए विख्यात था। जिसको आप बयाना कहते हैं वो आगरा का ही एक एरिया है जो कि बेसिकली नील और मसालों के व्यापार के लिए जाना जाता है। यहाँ नील की खेती उत्कृष्ट यानी कि ठीक ठाक मात्रा में होती थी। यहाँ पर 3 प्रकार के नील का उत्पादन होता था, जिसमें एक था नौती, दूसरा जियारे और तीसरा जार कटेल। ठीक है, नौती, जियारे, जार और कटेल प्रमुख रूप से जाने जाते थे। नौती की गुणवत्ता कटेल से काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, जियारे और नौती की कीमत में 1 रुपये का अंतर था। 17वीं शताब्दी में आगरा से नील बड़ी मात्रा में यूरोप को बेचा जाता था। और तिलकठिया पद्धति भी नील उत्पादन से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि जो है 3/20 भाग पर खेती करना, नील की खेती करना आवश्यक कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। यह नील लाहौर के मार्ग से होकर के फारस और यूरोप को भेजा जाता था, फारस की खाड़ी या फारस में भेजा जाता था और यूरोप को। इस कारण से इसको लाहौरी नील के नाम से भी जाना जाता था। यह नील आगरा से ऊँटों के काफिलों के द्वारा सूरत लाया जाता था और सूरत से अंग्रेज और डच व्यापारी नील यूरोप को भेज देते थे। इस तरीके से आगरा का बड़ा महत्व था नील उत्पादन के लिए भी। आगरा के स्थानीय व्यापार में दलालों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था। दलाल लोग जो बिचौलिया होते थे वो अंग्रेज और डच व्यापारी उनकी सेवाओं का लाभ उठाते थे। आगरा में बहुमूल्य हीरों का व्यापार भी हुआ करता था। आगरा सोरा निर्माण का एक बहुत बड़ा केंद्र था। सोरा बारूद बनाने में काम आता है, चूँकि इस वजह से इसका उपयोग, चूँकि जो कारतूस वगैरह में जो बारूद का प्रयोग होता था उसके लिए प्रयोग करते थे। आगरा में शाही कारखाने में कागज़ का उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में हो रहा था। आगरा गरम मसालों के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध था। आगरा के गरम मसाला के बारे में पेलसर्ट ने जो कुछ लिखा उसके अनुसार डच फैक्ट्री अपने कर्मचारियों के भुगतान के लिए मसालों की बिक्री पर पूर्णतः निर्भर थी। आगरा का यह वस्तुतः मुगल दरबार भारत में मसालों का अत्यंत विशाल बाजार था और मसालों के लिए बेसिकली आप देखते हैं पुर्तगाल से जो वास्को डी गामा था वो आया था और मसालों का व्यापार भी एक प्रकार से आगरा की एक निशानी थी। आगे देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न आ चुका है। आगरा में सीसा यानी कांच उद्योग भी प्रचलित था, स्पष्ट करें। देखिए, आगरा में सीसा यानी कांच उद्योग भी बड़ा प्रसिद्ध रहा था। ठीक है, सीसा का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से ही होता रहा है। शीशे की अनेक वस्तुएं जैसे कि दर्पण, बोतल, तस्तरी, गुलदस्ते, चश्मे, पीकदान, तमाम प्रकार के दिन प्रतिदिन के प्रयोग में आने वाली तमाम प्रकार की वस्तुओं का निर्माण शीशों से किया जाता है। शीशे से बनी वस्तुओं का आयात भी होता था, यानी खरीदारी होती थी, बेचदारी भी होती थी। बादशाह और सामंत वर्ग में इसकी मांग बहुत शीशे की मांग होती थी, क्योंकि बड़ी बड़ी जो है झालरें होती थी वो भी इसी की बनती थी। ठीक है, यूरोपीय व्यापारी भी बादशाह और दरबारियों को शीशे से बनी वस्तुएं जैसे विशाल दर्पण, लालटेन, ग्लास ये सब उपहार के रूप में भेंट किया करते थे। परंतु यह उल्लेखनीय है कि भारत में निर्यात निर्मित शीशे, विशेष रूप से दर्पण, विदेशों से आयातित दर्पणों की तुलना में घटिया किस्म के थे। इसीलिए अमीरों तथा शाही परिवार में विदेशी शीशे की अधिक मांग थी, क्योंकि भारत के शीशे उतने इफेक्टिव नहीं थे। इस प्रकार आगरा का एक औद्योगिक और व्यापारिक नगर के रूप में उतना ही महत्व था जितना राजनीतिक रूप से था। क्योंकि आगरे में तमाम प्रकार के जो है शासकों ने अपनी राजधानी बनाई, लेकिन फिर भी आप देखेंगे व्यापारिक दृष्टिकोण से भी उतना महत्व था जितना, यानी एक आर्थिक मामले या आर्थिक इतिहास भी आगरे से ही होकर के गुजरता था, ऐसे ही राजनीतिक मामला। ठीक है, जितना राजनीतिक रूप से भारत में उत्पादित वस्तुओं की यहाँ पर एक बड़ी मंडी थी और यहीं से आंतरिक और विदेशी व्यापार संचालित हुआ करता था। ये था आगरे का महत्व। हर एक क्षेत्र में दबदबा आगरा ने कायम कर रखा था।
आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न। देखें, बनारस प्राचीन काल से ही एक व्यापारिक नगर था, स्पष्ट करें। बनारस का जब नाम आता तो आपको सबसे पहला नाम आता काशी विश्वनाथ जी का धाम याद आता है बनारस में। और दूसरा नाम जब आप उद्योगों की करते हैं तो बनारस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती? बनारसी साड़ियाँ। ठीक है, बनारसी साड़ियाँ, बनारसी पान, ये सब बड़े फेमस रहे हैं। बनारसी साड़ी, रेशमी वस्त्र जो हैं यहाँ पे बड़े फेमस रहे हैं। तो बनारस प्राचीन काल से ही एक व्यापारिक नगर था। यहाँ की रेशमी साड़ी विश्व प्रसिद्ध थी। अच्छे कपड़ों के निर्माण के कारण ही विदेशी व्यापारियों ने इसकी ओर पदार्पण किया तथा यहाँ का रेशमी कपड़ा इस नगर की समृद्धि का मुख्य कारण बना। आपको बता दूं कि बनारस में अच्छा और खूबसूरत रेशम का कपड़ा बनता था। सोना और चांदी के तारों से कढ़ा हुआ कपड़ा बड़ी मात्रा में बनता था। आज भी अगर रामनगर के किले में आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पर राजा रानी की जब रेशमी कपड़े आप देखेंगे, आपका मनमुग्ध हो जाएगा। आप कभी बनारस जाइए, रामनगर किला जरूर घूम करके आइएगा। 78 रुपये टिकट था जब मैं गया था। मेरे हिसाब से टिकट नहीं करना चाहिए, थोड़ा कम टिकट कर देना चाहिए ताकि सभी लोग घूम लें। हालांकि 78 रुपये टिकट है, ठीक है। तो अगर कभी जाना तो घूम लेना जा करके, ठीक है। वहाँ पर आप देखेंगे हाथी दांत है, तमाम प्रकार के आपको ऐसी ऐसी प्राचीन वस्तुएं मिलेंगी। तमाम प्रकार की बंदूकें, तमाम प्रकार की तलवार, तमाम प्रकार के जो है हिरन के मतलब सींग वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेंगी, जो कि रखी हैं देखने के लिए। आप उसको टच नहीं कर सकते, जार में सब पैक रखी हैं, बट उन्हें देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से वो किला या ऐतिहासिक स्थलों पर आपको जा करके देखना चाहिए। देखिए, इस कपड़े की न केवल मुगल साम्राज्य में मांग थी, बल्कि इस कपड़े को संसार के भिन्न भिन्न भागों में निर्यात भी किया जाता था। बढ़िया कपड़े के अतिरिक्त बनारस में पीतल और तांबे के बर्तन जो थे, पीतल और तांबे के बर्तन भी बनते थे। इसके अतिरिक्त बनारस में पटुआ, ठीक है, पटुआ, पगड़ी हिंदू स्त्रियों के लिए वस्त्र, इसके अलावा जो है तसोखंबर, गंगाजल एक सफ़ेद कपड़ा होता था, बनारस में बनता था, उत्पादन भी होता था। साथ ही तांबे का लोटा, तस्तरियाँ, जिसके अलावा पतीलियाँ, कटोरे, हिंदू परिवारों के उपयोग में आने वाली अन्य वस्तुएं भी यहाँ पर बनाई जाती थीं। इसके अतिरिक्त बनारस के खाद्य पदार्थ भी स्वादिष्ट और सस्ते थे। तीर्थयात्रियों और व्यापारियों के ठहरने के लिए बनारस में अच्छी अच्छी व्यवस्थाएँ थी, सराएँ थीं। बनारस में उत्तम कोटि की तलवार का निर्माण भी होता था, जो कि आपको रामनगर किले में भी देखने को मिल जाएगी। उनके जो रामनगर के शासक थे, उनका किला आज भी बना हुआ, उनके परिवार के लोग रहते भी हैं। चले, 17वां नंबर प्रश्न आ चुका है। बनारस मिट्टी के बर्तनों का प्रसिद्ध केंद्र था, स्पष्ट कीजिए। देखिए, बनारस की अगर बात की जाए तो बनारस मिट्टी के बर्तनों का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था। मिट्टी के बर्तन भी बनते थे। शुद्धता की दृष्टि से प्राचीन काल से ही मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग लोग किया करते थे। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों, पीने के पानी के लिए मटके, विभिन्न प्रकार के कलात्मक खिलौने बनाते थे। आजकल बनारस में अगर आप जाएंगे तो बनारस में नहीं बल्कि सभी शहरों में हो रहा है, घड़ा, गर्मी के महीने में घड़ा बनता था, घड़ा में टोटी लगा देते हैं आजकल के कुम्हार, और टोटी लगा करके जब आप घड़े में पानी भर करके रखते हो उस पर डिजाइन ऊपर से कर देते हैं। मैंने एक घड़ा खरीदा था, बड़ा अच्छा था, उसमें पानी भर कर रख देते थे, ऊपर से ढक देते थे, और पानी इतना सौंधी सौंधी महक आती थी पानी की कि पानी पी करके मज़ा आता था। मतलब कि लगता था कि हाँ, पूरी थकावट दूर हो गई। पढ़ करके बीएचयू से आते थे हम अपने रूम मैंने सेपरेट अलग ले रखा था। हॉस्टल चाहते तो मिल जाता, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो फिर उसके बाद में मैं दुर्गा कुंड पे के आसपास रूम लिया था, वहीं पर रह रहा था कुछ दिन। मैं लगभग 2 साल बनारस में रहा हूँ। बीएचयू से हिंदी से एमए किया, तो बीएचयू से ही। तो वहाँ का एक जो 2 साल रहा वो जीवन का एक मूल्यतम वस्तु रहा, मतलब कि मूल्यतम समय रहा है। यह उद्योग सारे देश में फैला हुआ था। बनारस में इस इत्र का निर्माण, यानी कि जो अतर होता था, सेंट, परफ्यूम जिसको आप बोलते हैं, उसका निर्माण भी किया जाता था। तांबा और पीतल के लिए बनारस प्रसिद्ध था। धार्मिक दृष्टि से तांबा बड़ी ही महत्वपूर्ण धातु थी। तांबे के लोटे में जल लोग भी चढ़ाते हैं। तांबे का एक अलग महत्व है। यह सिक्के बनाने के भी काम आता था। प्राय यहाँ मंदिरों की मूर्तियाँ तांबे की ही बनती थीं, ठीक है। भवन निर्माण में अधिकांशतः तांबे का ही प्रयोग होता था। मुस्लिम परिवारों में भी आजकल की तरह तांबे के बर्तनों का प्रयोग होता था। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर नगर में इन बर्तनों का निर्माण होता था। बनारस का वर्णन करते हुए जो है एक व्यक्ति थे टेरवनियर, वो लिखते हैं कि यहाँ
बहुत सी सराएं थी, यानी कि ठहरने की जगह और विश्राम करने की। इसमें एक विशाल तथा काफ़ी अच्छी सराय थी। यहाँ पर कारीगर विभिन्न प्रकार का कपड़ा बेचने के लिए आते थे। विदेशी कपड़े को खरीदते थे और कपड़ा बेचने से पूर्व कारीगर कपड़े पर जो है सरकारी मोहर लगवाते थे, अन्यथा उनके कोड़े मतलब उनको कोड़े लगाए जाते थे और जुर्माना भी किया जाता था। राल्फ फिंच कहता है कि बनारस एक बहुत बड़ा शहर था। यहाँ के मकान साफ सुथरे और नदी के किनारे बसे थे। यहाँ पर बहुत से मंदिर थे तथा सूती कपड़े के निर्माण का यह बहुत अच्छा केंद्र था। राल्फ फिंच ने स्त्रियों के कानों में बाली और माथे पर सिंदूर का उल्लेख किया है। उस समय मुगल काल में भी बादशाह, शाही परिवार और सामंत वर्ग भी रत्न जड़ित आभूषणों का प्रयोग करते थे, जिसमें तमाम प्रकार के हीरा जवाहरात या जो मोती वगैरह के माले होते थे। आभूषणों के निर्माण के लिए बनारस में निपुण कारीगर लगे हुए थे। बिहारी रत्नाकर के दोहों में भी आभूषणों का विस्तृत वर्णन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुगल काल में पटना व्यापार का प्रमुख केंद्र था, स्पष्ट कीजिए। देखिए पटना में भी व्यापार, पटना बिहार की राजधानी पटना, ठीक है। तो मुगल काल में पटना भी व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। पटना सड़क तथा गंगा नदी के द्वारा बंगाल से जुड़ा हुआ था। पटना के बाज़ारों में भारतीय, पुर्तगाली, अरब, फारस आदि स्थानों के व्यापारी मतलब कि जो है व्यापारिक वस्तुओं खरीदने के लिए आपस में होड़ मचाते थे। पटना के बाज़ार स्थानीय और विदेशी व्यापारियों से भरे रहते थे। मनुची पटना से बंगाल नाव के द्वारा नदी मार्ग के द्वारा गया था। पटना में अंग्रेज़ों और डचों की फैक्ट्रियाँ भी स्थापित थी। पटना में सूती और रेशम का कपड़ा बुना जाता था। यहाँ कपड़ा सूरत के बंदरगाह से निर्यात होता था। पटना में 1000 से 2000 मन रेशम जो था एक वार्षिक पैदावार होती थी। 1000 से 2000 मन रेशम उत्पादन होता था। इसमें सर्वोत्कृष्ट 16 से 17 मोहर प्रतिमन यानी कि 50 पाउंड बोलते, एक मन में 50 पाउंड के हिसाब से बिकता था। एक मन कितने का रेशम बिकता था? 50 पाउंड का। एक मोहर का मूल्य अगर 7 रुपये मान लिया जाए तो इसका मूल्य 110 से 120 रुपये के मध्य आता था। इसमें से अधिकांश गुजरात के प्रयोग में आता था, शेष आगरा में चला जाता था माल जो बनता था पटना में। कच्चा रेशम क्रय करने के लिए खरीदने के लिए पटना में 7 फैक्ट्रियां थीं, लेकिन भारी हानि के कारण से 6 वर्षों तक चलने के पश्चात उनको बंद कर दिया गया था। फिर ये फैक्ट्रियां दोबारा शुरू नहीं की गईं। इनके स्थान पर अब वे अधिक उचित मूल्यों पर पर्शियन रेशम खरीदते थे। पटना में काफ़ी मात्रा में मलमल यानी केसा भी पैदा होता था, लेकिन यह मोटा था जिसके कारण से इसका उचित मूल्य नहीं मिलता था। यह प्रति टुकड़ा 4 से 5 रुपये के मध्य ही होता था। पटना में ढालें भी बनती थीं जो आगरा में काफ़ी जो है अधिक बिकती थी। ढाल मतलब होता है जैसे कि तलवारबाजी करते समय जो रोकने वाला होता था ढाल, ठीक है। तो इस तरीके से पटना भी फेमस था। अगला क्वेश्चन आ चुका 19 नंबर प्रश्न। पटना प्रमुख रूप से सोरे के लिए प्रसिद्ध था, स्पष्ट कीजिए। सोरे के लिए, देखिए पटना प्रमुख रूप से सोरे के लिए प्रसिद्ध था। सोरा जो था बारूद बनाने के काम आता था। इसका कारण यूरोप में इसकी बड़ी मांग थी, इसकी वजह से, जो कि ये बारूद बनाने के काम आता था। सरकारी मांग की पूर्ति के साथ साथ सोरे का बड़ी मात्रा में यहाँ से निर्यात होता था। डचों ने सोरे को साफ करने के लिए पटना से 10 कोस की दूरी पर छपरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। सोरा को साफ करके उसको शुद्ध करके उससे बारूद बनाने की प्रक्रिया करते थे। कपड़े और सोरे के अतिरिक्त पटना मिट्टी के बर्तनों के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ मिट्टी के बड़े सुंदर और सुरुचिपूर्ण बर्तन जिसको देखने के बाद में आपको उसमें पानी पीने का मन या उसमें खाना खाने का मन करता था, जो इतने पतले थे कि इसे कागज से थोड़े ही मोटे हुआ करते थे। शाही परिवार और सामंतों के परिवार इसका प्रयोग करके जो है भोजन पानी ग्रहण करते थे। पटना में भी कागज का उत्पादन किया जाता था आगरे की भांति। पटना में ऊनी वस्त्रों का उत्पादन भी किया जाता था। इसमें ऊनी साल जो थी वहाँ की प्रमुख थी, ऊन की साल जो बनती थी ओढ़ने वाली, परंतु कश्मीरी साल अन्य स्थानों की ऊनी उत्पादों की तुलना में अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। बट हाँ, पटना में भी ऊनी साल का उत्पादन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका भैया। प्राचीन काल से ही ढाका एक व्यावसायिक नगर के रूप में प्रसिद्ध था, स्पष्ट। ढाका बांग्लादेश की राजधानी आजकल है और पहले भारत का ही हिस्सा था। तो उसमें ढाका में क्या होता था, व्यापारिक नगर था ये। प्राचीन काल से ही ढाका एक व्यापारिक और व्यावसायिक नगर के रूप में प्रसिद्ध था। समुद्र के किनारे होने के कारण से ढाका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ढाका मुगल काल में बंगाल के व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पर प्रांतीय सूबेदार का निवास स्थान भी था। ढाका के बाज़ारों में अनेक विदेशी, पुर्तगाली, अंग्रेज और डच आया करते थे। ढाका का क्षेत्र उत्तम मलमल यानी केस्सा और हमेयम यानी बंगाल की सुप्रसिद्ध एवं उच्च कोटि की छींट थी।
पैदा करता था। यह एक उत्कृष्ट चौड़ा वस्त्र था जो कि बिस्तर की चादरों के लिए उपयुक्त था। ढाका में पुर्तगालियों का व्यापक स्तर पर व्यापार था। इन लोगों के व्यापारिक जहाज प्रतिवर्ष मलक्का और मक्काओं को जाया करते थे। ये जहाज मसाले, कपड़ा, खासकर गर्म कपड़ा, सीसा, टिन यानी रांगा जिसको आप कहते हैं, पारा, सिंदूर ढाका लाते थे। वापसी में कई प्रकार के सूती वस्त्र और मलमल खरीद करके ले जाते थे। 25 यहाँ अंग्रेजों और डचों की फैक्ट्रियाँ थी 25 के आसपास। ढाका का मलमल सारे संसार में प्रसिद्ध था। मलमल के वस्त्र, इसका धागा अत्यंत बारीक हुआ करता था मलमल का। इसे चरखे पर हाथ से काटा जाता था और ढाका के मलमल की एक थान एक अंगूठी के बीच से निकल सकती थी, ऐसा व्यवस्था थी। यूरोपीय यात्रियों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करी है और इस उच्च कोटि के मलमल को भूरी भूरी मतलब की ठीक ठाक प्रशंसा करी है, बार बार प्रशंसा करी है। मलमल को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि मलमल खास, बादशाह की मलमल को मलमल खास कहते थे, जो बादशाह लोग पहनते थे। सरकारी आली, जिसको आप नवाब लोग पहनते थे वो सरकारी आली बोलते थे उसको, सरकारी आली। अरबे खां, बहता हुआ पानी की भांति। शबनम, गंगा जल, तमाम प्रकार के मलमल के नाम थे ये। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, सूरत के सल्तनत काल के अंतर्गत किए जाने वाले व्यापार की स्थिति बताएं। देखिए, सूरत जो 17वीं शताब्दी में भारत का ही नहीं बल्कि संसार का एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पर सभी प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। भारत के लगभग सभी स्थानों से माल सूरत में आता था। सूरत स्वयं वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ सूती, रेशमी और सोना चांदी के तारों से बुना हुआ कपड़ा बहुत बनाया जाता था। यहाँ रेशम बंगाल से आता था। सूरत में रेशम की दरिया भी बनती थी। रेशम के कपड़े पर जरी का काम भी सूरत में होता था। कपड़ा रंगने के लिए नील पास के एक स्थान जिसका नाम है सरखेज, वहाँ से आता था। सूरत निश्चित स्थल मार्गों द्वारा देश के भिन्न भिन्न भागों से जुड़ा हुआ था। समुद्री तटीय व्यापार के लिए सूरत जो था बम्बई, गोवा, ठीक है, ड्यू, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और बंगाल से जुड़ा हुआ था। सूरत में जहाज निर्माण का भी एक विकसित उद्योग था। इंग्लिश कंपनी अपने जहाज़ों की मरम्मत सूरत में करवाती थी। साथ ही साथ नावों का निर्माण भी सूरत में हुआ करता था। 1650 ईस्वी के आसपास तक सूरत में जहाज़ों का संख्या लगभग 50 थी। 1650 में ही मुगल सम्राट शाहजहां ने प्रतिवर्ष 6 से 8 मजबूत एवं अच्छे जहाज़ बनवाने का आदेश दिया था। यह काम तब तक चलता रहा जब तक कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे समाप्त नहीं कर दिया। फिर भी 17वीं शताब्दी की समाप्ति के समय अकेले सूरत में 112 समुद्री जहाज़ तैनात कर दी गई थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये सल्तनत काल के दौरान जो सूरत है ये हर एक मामले की दृष्टि से आप देखेंगे ये बड़ा फेमस रहा है। ठीक है, व्यापारिक दृष्टिकोण से तो बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे 22 नंबर प्रश्न, सल्तनत काल में विभिन्न प्रदेशों में व्यापारी की स्थिति बताएं। देखिए, सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण वैश्य उपजाति बनिया उत्तर भारत और दक्कन का महत्वपूर्ण व्यापारी वर्ग जो था वही व्यापार करते। जो बनिया या वैश्य थे वही व्यापार किया करते थे। वे हिंदू और जैन मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में धर्म मानने वाले लोग थे। पंजाब में खत्तरी और गोलकुंडा में कोमाती भी एक प्रकार से वैश्य के समरूप हुआ करते थे। बनिया शब्द संस्कृत भाषा के वणिक अर्थात व्यापारी से ग्रहण किया गया है। बनिया समुदाय अपने नाम के साथ उपनाम भी लगाया करते थे जिससे उनके मूल स्थान का पता चलता था, यानी कहाँ के हैं उनके नाम के टाइटल या नाम के पीछे से पता चलता था। अग्रवालों का मूल स्थान अमरोहा, जो अग्रवाल आजकल हैं वो अमरोहा यानी अभी हरियाणा में रहा करते थे पहले। ओसवाल जो कहते हैं, ओसवाल वो मारवाड़ में रहते थे। ओसी इसको कहते थे। मारवाड़ के व्यापारियों की संख्या सबसे अधिक हुआ करती थी। ठीक है, और इन्हें मारवाड़ी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो सब बनिया के विभिन्न वर्गों में आते थे। बनिया विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में कार्यरत हुआ करते थे। ग्राम स्तर पर वे अनाज तथा अन्य कृषि उत्पादों का व्यापार करते थे। वे महाजन के रूप में भी काम करते थे। कृषकों तथा राज्य अधिकारियों और कुलीन सहितों अन्य व्यक्तियों को ऋण यानी कर्जा भी देते थे। शहरों में वे अनाज, कपड़े, सोने चांदी, आभूषणों, मसालों तथा अन्य विविधतापूर्ण उत्पादों में तिजारत करते थे। कुछ के पास लाखों रुपए की संपत्ति थी। वे समुद्री जहाज़ों के स्वामी भी होते थे कुछ लोग। समस्त समुदाय अपनी सादगी और मितव्ययिता के लिए जाना जाता था कि जो बनिया लोग होते हैं वो जो है बहुत कंजूस टाइप के होते हैं। ऐसा मतलब कि मितव्ययी मतलब होता है कंजूस, कहने का मतलब वो नहीं कि बिना मतलब के खर्चे से बचते थे, बिना मतलब का खर्चा नहीं करते थे। ठीक है, कि मतलब कि जो है सब कुछ बचा करके चलते थे
और अपने हिसाब से काम करते थे, किसी के कहने पर काम नहीं करते थे। ठीक है, कि कोई चढ़ा दिया फिर वो सारा पैसा खर्च कर दिया, नहीं नहीं, अपने हिसाब से काम करते जो उनको अच्छा लगता था। पंजाब में खत्री प्रमुख व्यापारी समुदाय हुआ करता था। पंजाब में जो खत्री वर्ग है वो व्यापार किया करते थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक भी खत्री थे। इनमें कईयों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस समुदाय में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और सिख भी थे, सभी लोग व्यापार किया करते थे। ठीक है, 13वीं से 17वीं शताब्दी में दिल्ली, पंजाब और सिंध में कार्यरत सुल्तानी प्रमुख व्यापारी हुआ करते थे। बोहरा गुजरात के महत्वपूर्ण व्यापारी हुआ करते थे। वे ज़्यादातर मुसलमान थे। बोहरा वे शहरी समुदाय थे और मुख्य तौर पर गुजरात और अन्य पश्चिमी इलाकों में बसे हुए थे। पश्चिमी तट पर व्यापार में संलग्न मुसलमान व्यापारी समुदायों में खोजाह और गुजरात में कच्छ के मेमन जो थे वो एक प्रकार से फेमस थे व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। उत्तर भारत में मुगलकालीन महाजन व सर्राफा पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, महाजन और सर्राफ या सर्राफा उत्तर भारत के बड़े भाग में परंपरागत व्यापारी गण या व्यापार के साथ साथ ब्याज पर रुपया भी देते थे। सर्राफ मतलब जिसे आजकल महाजन, सेठ महाजन जो होते हैं उसी को सर्राफ कहते हैं। गांव में परंपरागत बनिया किसानों को राजस्व का भुगतान करने के लिए उधार दिया करते थे। शहरों और बड़े स्थानों पर भी व्यापारी महाजन के रूप में कार्य करते थे, जो कि जैसे किसानों को मतलब कि ऋण दे दिया, कर्जा दे दिया, तो इस तरीके से होता था पहले। सर्राफ भी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। उनके तीन काम थे। मुद्रा विनिमयदाता के रूप में यानी कि मुद्रा देते थे और लेते थे। ठीक है, बैंकर के रूप में यानी बैंक भी महाजन ही हुआ करते थे और सोना चांदी और गहने के व्यापारी के रूप में भी काम करते थे। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे सर्राफ लोग, जैसे कृष्णा सर्राफ या फलाने सर्राफ। तो सर्राफ माने क्या होता है? सोने चांदी की विक्रेता को सर्राफ कहते हैं। तो सर्राफ पहले पैसा भी उधार देते थे, बैंक के रूप में काम करते थे। यहाँ हम पहले 2 कार्यों पर चर्चा करेंगे। तीसरा कार्य किसी भी अन्य वस्तु के व्यापार की भांति ही था। ठीक है, सोना चांदी का व्यापार, गहने का व्यापार वैसे ही था। ठीक है, सर्राफ सिक्के की धातुगत शुद्धता और वजन के पारखी हुआ करते थे। वो धातुओं को पहचान जाते थे जल्दी। जैसे आजकल आप सुनार वगैरह हैं, सुनार को आप देंगे सोना, तुरंत पहचान जाएगा। एक आम आदमी सोना को नहीं पहचान पाएगा, लेकिन सुनार पहचान जाएगा। वे धातु की मुद्रा की विनिमय दर भी निर्धारित करते थे। टैवर्नियर कहता है कि भारत के किसी गांव में अगर कोई सर्राफ ना हो तो निश्चय ही वह काफ़ी छोटा गांव होगा। वह बैंकर के रूप में लोगों के पैसे का लेन देन भी करता था। हुंडियों को भी जारी करता था, टैक्स जारी करना हुआ, ब्याज की दर बताना हुआ, वो वही करता था सर्राफ। ठीक है, सर्राफ जो था मुद्रा ढलाई की व्यवस्था का भी एक अंश था। प्रत्येक टकसाल में एक सर्राफ होता था जो कि धातुओं की शुद्धता और ढलने के बाद सिक्कों की शुद्धता की जांच करता था कि सिक्का शुद्ध है कि नहीं है। बैंकर के रूप में वे लोगों का धन सुरक्षित रखता भी था, ब्याज पर ऋण भी देता था। हुंडी जारी करते थे लोग और दूसरों के द्वारा जारी हुंडियों के बदले अपना कमीशन काट करके भुगतान भी कर दिया करते थे। तो ये थे सर्राफ या बनिया लोग। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, सल्तनत काल में कैम्बे की व्यापारिक स्थिति को व्यक्त कीजिए। कैम्बे की व्यापारिक स्थिति देखिए, गुजरात के समुद्री पत्तनों यानी कि बंदरगाह, पत्तन को बंदरगाह कहते हैं। सूरत के पूर्व कैम्बे काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। स्थानीय उत्पादन, राज्य में संग्रहित उत्पादन तथा भारत एवं दूसरे राज्यों के उत्पादन का भी एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, जो कैम्बरे पत्तन था, बंदरगाह था। 16वीं शताब्दी में कैम्बे वस्त्र निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र था। यह सूती कपड़ा, रेशम और सोने चांदी के तारों से बने जो जरी के कपड़े होते थे उनके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था कैम्बे। यहाँ नगर के मध्य में बाजार थे जो व्यापारियों से भरे रहते थे। नगर की सुरक्षा के लिए चहारदीवारी थी तथा सड़कें चौड़ी और पक्की हुआ करती थीं। थेवनाट के अनुसार कैम्बे की सड़कें लंबी थीं तथा उनके अंत में बड़े द्वार भी थे जो रात को बंद हो जाते थे। रुई और धागा कैम्बे से अन्य बंदरगाहों को भेजा जाता था। बारबोसा के अनुसार कैम्बे एक सुंदर व्यापारिक नगर हुआ करता था। यहाँ संसार के देशों के सभी व्यापारी देखे जा सकते थे और यह नगर विपुल कारीगरों से, विपुल माने बहुत ज़्यादा कारीगर, जो अच्छे कारीगर थे यहाँ पर रहते थे या भरे रहते थे। 17वीं शताब्दी में सूरत के व्यापारिक महत्व में काफ़ी वृद्धि होने के साथ ही कैम्बे का पतन शुरू हो गया। पतन माने कि खात्मा शुरू हो गया। अंग्रेज और डच व्यापारियों ने सूरत को अपने व्यापार का केंद्र बना लिया। 18वीं शताब्दी में कैम्बे वस्त्र निर्माण के स्थान पर कच्चा माल जैसे रुई और सूती धागा खरीदने का केंद्र बन जाता है। सूती धागा बम्बई जाता था जहाँ इसका कपड़ा बुना जाता था
और यूरोप को बेचा जाता था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली कैम्बे से बहुत सी वस्तुओं का व्यापार किया करते थे। आगे चल करके कैम्बे का व्यापार लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि पूरब में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 3 कंपनी जो है काफिले आया करते थे। चूँकि 1626 के आसपास व्यापार में इतनी अधिक गिरावट आ गई कि केवल 40 व्यापारी ही जो है फुस्ताज पहुँचे। इससे यहाँ का व्यापार काफ़ी गिर गया कैम्बे का, और यहीं से कैम्बे का व्यापारिक पतन दिखना मतलब कि खात्मा दिखना शुरू हो जाता। पतन माने कि गिरावट। पुर्तगाल के व्यापारी अपना सभी माल जैसे चानी, रेशम, ठीक है, मसाले दोनों दक्षिण मलक्का, जावा और सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के जलपोतों से लाते थे। यूरोपियन माल व्यावसायिक जहाज़ों के द्वारा गोवा से सभी स्थानों को वितरित करते थे। कैम्बे के व्यापारियों को इस खरीद पर बिक्री पर बहुत सी कम लाभ होता था। ऐसे में फिर ये लोग यहाँ का पतन शुरू हो गया, व्यापारिक पतन कैम्बे का हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन से, मुगल काल में सूरत के पश्चात बम्बई सबसे अधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, स्पष्ट करें। देखिए, मुगल काल में सूरत के पश्चात बम्बई सबसे अधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 17वीं शताब्दी में बम्बई का द्वीप चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के सम्राट से दहेज में प्राप्त हुआ था। चार्ल्स द्वितीय ने इस द्वीप को 10 पाउंड वार्षिक के साधारण किराए पर 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 10 पाउंड एक साल में देता थे ये लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर जॉर्ज ऑक्सिटेंडन को, जो सूरत फैक्ट्री का प्रेसिडेंट था, बम्बई का गवर्नर और कमांडर इन चीफ बनाया था। कंपनी ने बम्बई का विकास किया और जुलाहों को बम्बई में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। जुलाहे मतलब होते हैं जो बेचने वाले होते हैं। कंपनी ने उन्हें हर सुविधा देने का वचन भी दिया। इससे बहुत से जुलाहे कंपनी को प्रोत्साहन पर बम्बई आकर के बस जाते हैं। फ्रायर ने बम्बई और उसकी सुरक्षा के लिए बने किले का भी वर्णन किया है। कंपनी ने बम्बई को वस्त्र उद्योग का केंद्र बनाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम किया। सूरत की अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रधान तथा 1669 से 1670 ईस्वी तक बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियार ही वास्तव में बम्बई का महानता का संस्थापक था। वह बम्बई को व्यापार और जहाज रानी के लिए पूरी तरह से सुरक्षित क्षेत्र बनाना चाहता था। उसने तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल भी बम्बई में स्थापित किया। गेराल्ड के नेतृत्व में बम्बई सभी व्यापारियों तथा उत्पादकों का आश्रय स्थल बन गया था। सारे व्यापारीगण यहीं पर जाया करते थे। उसके समय में बम्बई की जनसंख्या बढ़ कर के 60,000 तक हो गई थी और राजस्व भी बढ़ कर के तिगुना हो गया था पहले के दौरान। इस प्रकार 17वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार के क्षेत्र में बम्बई ने अपना एक स्थान बना लिया था। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य पतन की तरफ बढ़ा, सूरत जैसे प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र का पतन शुरू हुआ। उसका स्थान बम्बई ने ले लिया और 18वीं शताब्दी तक यूरोपीय कंपनियों का प्रमुख केंद्र जो था, व्यापारिक केंद्र, वो बम्बई बन चुका था। तो इस तरीके से बम्बई का अलग ही महत्व था। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ों को पढ़ा, जाना और परखा, ठीक है। बाकी आपका जो भी था मैंने आपको बता दिया। बाकी आप जो है अपने सीरीज वगैरह में देख लीजिए, कुछ अगर मिले तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हिस्ट्री का पेपर 1 जो था भारत में राष्ट्रवाद, इसका भी मैंने आपका करवा दिया, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।